हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो है फ्रॉम द ईसोफेगल अपर जीआईटी सर्जरी। इसको हम मेडिसिन में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं और इसमें हम इतनी डिटेल से नहीं देखेंगे, जस्ट हम रीड करेंगे बुक से और इसके यूक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन इज़ अ 55 years old female presents with dysphagia along with history of heartburn and minimal weight loss. Patient is more concerned about regurgitation of the undigested food, especially at night. There is also the history of recurrent chest infections. On examination, there is no positive finding except for mild pallor. तो देखें कि इसमें आपको समझ आ रही है कि डिस्फेजिया है और रिगर्गिटेशन ऑफ फूड हो रही है, मींस देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द स्विंक्टर जो है ना वो या तो बंद नहीं हो रहा है या खुल नहीं रहा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्विंक्टर जो है ना उसका क्या मसला है, कि वो एक्लेजिया है या फिर गर्ड है। सो यहाँ पर जो हार्ट बर्न है ना, दिस इज़ एक्चुअली स्पेशली फॉर द गर्ड। तो एक्लेजिया में हार्ट बर्न क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए एक्लेजिया में क्या होता है, आपको पता है स्फिंक्टर तो बंद होता है ना, तो बंद होगा स्फिंक्टर तो एसिड रिफ्लक्स तो होगा नहीं, तो एसिड रिफ्लक्स वहाँ पे नहीं होगा तो हार्ट बर्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर स्फिंक्टर जो है वो खुला रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सारा फूड जो रिगर्गिटेट होगा, एसिड भी रिगर्गिटेट होगा, जिसकी वजह से हार्ट बर्न भी होगा। सो दिस इज़ स्पेशली फॉर द गर्ड। फिर इफ़ द पेशेंट गिव्स हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट वेट लॉस, what alternative diagnosis you will consider? Significant weight loss is always we can suspect the cancer, so esophageal cancer. What investigations and treatment you will offer? So investigations and treatment थोड़ी बहुत आपको आती होंगी GERD के लिए, कि GERD के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस में क्या करवाते होते हैं, यू नो दैट कि हम उसमें वैसे तो क्लिनिकली हम पेशेंट को देख के दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं लाइक अगर दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती हैं, जिसमें अगर आपको याद हो कि एंडोस्कोपी हमने डिस्कस की थी, इसके अलावा 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग हमने डिस्कस की थी, और इसके अलावा हम जो है वो सीबीसी वगैरह करवा लेते हैं टू रूल आउट के कोई आयरन डेफिशिएंसी या कोई एनीमिया वगैरह तो नहीं हो गया पेशेंट को। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है वो करवा लेते होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नहीं श्योर कि यार हार्ट बर्न जो है, ये पेशेंट कह रहा है ना कि मुझे सीने में जलन होती है, तो जी आपको नहीं श्योर, आप कहते हो नहीं मैं तो एसोफेजियल मैनोमेट्री करवा के एक्लेजिया को रूल आउट करना चाहता हूँ, या मैं बेरियम स्वेलो करवा के कंट्रास्ट रेडियोग्राफी करना चाहता हूँ, तो फिर आप जो है वो थोड़ी बहुत इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये हमारे हो गया कि एंडोस्कोपी आपने कर ली और पीएच मॉनिटरिंग कर ली और एसोफेजियल मैनोमेट्री कर ली टू रूल आउट द एक्लेजिया, और बेरियम स्वेलो करवा लिया जो है उसको आपने रूल आउट करने के लिए कि कहीं एसोसिएटेड जो है वो प्रॉब्लम्स ना हो ना। तो ये हम इसकी डिटेल देख लेते हैं सर्जरी में जो डोगर बुक है वहाँ से। और फिर जो मतलब इन्वेस्टिगेशन हम तब करते हैं ये वाली जब डायग्नोसिस हमारा डाउट में है, पेशेंट जो है वो पीपीआई से या जो GERD का ट्रीटमेंट हम मेडिकल दे रहे हैं उससे नहीं हो रहा, या डिस्फेजिया है, या आपको पता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक एसोसिएटेड आपकी ब्लड अगर आ रहा है इन मतलब जीआईटी ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो गया है, वेट लॉस जा रहा है, तो फिर हमें करवानी पड़ती है इन्वेस्टिगेशंस, और ये देखने के लिए कि कहीं बैरेट एसोफेगस तो नहीं बन गया या कैंसर की तरफ तो नहीं प्रोग्रेशन हो रही। तो वो आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशंस फिर हम डिपेंडिंग अपॉन का अलार्मिंग सिम्टम्स भी करते होते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट जो है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि मेडिकल ट्रीटमेंट हम करते होते थे मेडिसिन में, कि ये वाला जो टॉपिक है ना, अगर आप मेडिसिन का वो वाला लेक्चर ले लेना GERD के, तो उसके बाद आपके लिए ये सर्जरी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो लेके आप ये ले रहे हैं तो दैट विल बी बेस्ट टू लर्न दिस टॉपिक GERD फ्रॉम द सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेडिकल में अगर आपको वहाँ पे याद हो कि हमने डिस्कस किया था कि डाइट है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, सबसे पहले वेट लॉस पेशेंट को कहते हैं स्टॉप स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग करता है अल्कोहल लेता है तो वो छोड़े। फिर हम कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं जिसमें मतलब बेड एलिवेशन भी एक होती है, और फिर दवाइयाँ शुरू करते हैं जिसमें हमारी एंटासिड्स होते हैं, फिर H2 ब्लॉकर्स होते हैं जिसमें रैनिटीडीन वगैरह है। फिर हम पीपीआई शुरू करते हैं विच आर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ट्रीटमेंट फॉर द GERD एंड फॉर द 8 वीक्स। और अगर फिर हम जो है उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको अगर याद हो तो हम फंडोप्लिकेशन जो है ना
वो इसमें करते होते हैं फंडोप्लिकेशन। और इसके अलावा एंडोस्कोपिक सूचरिंग डिवाइसेस होती हैं कुछ, और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं टू द स्फिंक्टर। और इसके अलावा हम जो है कुछ पॉलीमर्स के इंजेक्शन लगा सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में वी हैव द तब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं जब हमारा दवाइयों को रिस्पांस नहीं आ रहा या कुछ ऐसा, ठीक है, तो हम फंडोप्लिकेशन वगैरह करते हैं। उसकी डिटेल हम देख लेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे और उसकी जो है ना इस तरह से। तो ये हमारा जो है ना इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद देखिए 40 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर प्रेजेंट्स विद एपिगैस्ट्रिक पेन एंड हार्ट बर्न अगेन, ठीक है, प्रूव बाय द फूड इंटेक की वजह से हो रहा है। तो लाइज जब वो सीधा पैर लेटता है तो फिर उसको ज़्यादा हो जाता है। एसिड ब्रैश भी उसको होता है, मतलब वो जो आपको पता है कि उसमें स्वालो जो ये स्लाइवा होता है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। फिर इसके अलावा वो डायग्नोसिस उन्होंने पूछा हुआ है, तो इट विल बी द गर्ड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड में अगर आपको याद हो तो इसकी जैसे बैरेट्स एसोफेगस बन सकता है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक हो सकता है, स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, या फिर इसोफेजियल शॉर्टनिंग हो सकती है। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स जो है ना कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड होते हैं। अब हम इसका गर्ड का जो टॉपिक है इसको हम देख लेते हैं कहाँ से, डोगर से। ईसोफेगस की एनाटमी हमने डिस्कस कर ली हुई है, इसकी तरफ अब हम नहीं जाएंगे। देखें सबसे पहले गर्ड है आपके पास, इन्होंने बताया हुआ है कि गर्ड इज़ द रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द लोअर ईसोफेगस। व्हाट प्रिवेंट्स गर्ड, तीन चीज़ें होती हैं जो कि गर्ड को प्रिवेंट कर रही होती हैं। एक तो हमारा स्फिंक्टर होता है लोअर इसोफेजियल, जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका प्रेशर होता है 10 to 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी। मतलब इसने जो है यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया होता है। उस प्रेशर की वजह से जो फूड होता है जब वो इसोफेगस से स्टमक में जाता है तो वो प्रेशर की वजह से फूड रीफ्लक्स नहीं करता। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात जो प्रिवेंट करती है गर्ड वो ये है कि जो इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन हमने इसोफेगस का देखा था जो कि डायफ्राम के अंदर एंटर होने के बाद आता है, वो एक एज अ वॉल्व एक्ट करता है। वॉल्व क्या करता है कि वो प्रिवेंट करता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स को ईसोफेगस में जाने के लिए। तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, एक तो स्फिंक्टर का प्रेशर है और दूसरा ये कि वो एज अ वॉल्व एक्ट करता है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे एक नॉर्मल पेरिस्टल्सिस होती है जिसकी वजह से उस पेरिस्टल्सिस की वजह से जो फूड होता है वो ईसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। और चौथी चीज़ ये होती है कि हमारी एक एंगल बनता है कि ये नहीं होता कि डायरेक्टली एक एसोफेगस बिल्कुल सीधा जाके स्टमक के साथ अटैच हो जाए, थोड़ा सा एक एंगल उसके दरमियान में बनता होता है ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में। अगर इस वाली पिक्चर में आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि देयर इज़ एन एंगल, ठीक है, कि स्टमक के अंदर अगर ईसोफेगस एंटर हो रहा है तो एक एंगल के थ्रू हो रहा है, एक एंगल सा इसके दरमियान में बनता होता है। तो दिस इज़ एन एंगुलेशन। तो ये जो चार चीज़ें हैं कि एक स्फिंक्टर का प्रेशर है, दूसरा ये कि उसके अंदर वो एज अ वॉल्व एक्ट कर रहा है, तीसरा ये कि नॉर्मल पेरिस्टल्सिस है और चौथा ये कि एंगुलेशन जो है बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक प्रिवेंट्स द रिफ्लक्स। व्हाट कॉजेज़ रिफ्लक्स, रिफ्लक्स जो है एक और चीज़ आपने मेडिसिन में अगर नहीं पढ़ी तो ये है कि जब फूड जो है वो स्टमक में जाता है इसोफेगस में तो उसके बाद थोड़ा सा स्फिंक्टर रिलैक्स करता है ताकि वो जो एयर, फूड भी जाता है और साथ में थोड़ी सी हवा भी चली जाती है इसोफेगस से स्टमक में बाहर से। तो अब क्या होता है कि जब हवा जो अंदर गई होती है उसने थोड़ी सी बाहर निकलना होता है, जो आप समझ लो कि एक डकार सा आपको आता है, उसमें ये होता है कि थोड़ा सा स्फिंक्टर रिलैक्स करता है ताकि वो जो एयर एक्स्ट्रा अंदर चली गई है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो वो रिलैक्स थोड़ा सा करता है टू वेंट आउट द स्वेलोड एयर, लेकिन वो फिर बंद हो जाता है ना, उसकी कॉम्पिटेंसी इतनी होती है कि वो हवा को बाहर थोड़ा सा निकाल के बंद हो जाए और फूड अंदर ही रहे, फूड को बाहर ना जाने दे। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो रिफ्लक्स को जो है ना उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसमें यू नो दैट कि प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, फ़ैट इनटेक है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी मील ले लिया जाए और फिर बिल्कुल लेट जाया जाए खाना खा के और वॉक वगैरह ना की जाए, अल्कोहल लिया जाए, स्पाइसी डाइट ली जाए, स्मोकिंग की जाए, हाइटल हर्निया के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी रिस्क फैक्टर्स होती हैं, मतलब जो प्रेशर इंक्रीज़ करेंगी, जो हमारे स्फिंक्टर को रिलैक्स नहीं होने देंगी, जो है सॉरी हमारे स्फिंक्टर को प्रॉपर्ली जो है वो क्लोज़ नहीं करेंगी, उसके टोन को ख़राब करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारी टिपिकल सिम्टम्स जो गर्ड के होते हैं उसमें हार्ट बर्न आपने भी देखा, रिगर्गिटेशन देखी सिनेरियो में, डिस्फेजिया आपने सिनेरियो में देखा। हार्ट बर्न जो होती है वो क्या होती है, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन होती है कि पेशेंट कहते हैं सीने में जलन हो रही है। और रिगर्गिटेशन क्या होती है, इट इज़ जस्ट के जो मुंह के अंदर आपको कभी ऐसा होता होगा खाना ऐसे बिटर सा टेस्ट आता है, अगर बहुत ज़्यादा खा लिया जाए ना तो ऐसे खाना जो है ना वो गले में आ रहा होता है, माउथ में और इवन
अगर ये वहाँ से माउथ में होता हुआ लंग्स में चला जाए तो वहाँ पे भी ना मतलब वो ऐसे एसिडिटी सी फील होती है गले में और इस तरह मुंह में तो दैट इज़ रीगर्गिटेशन। तो ये चीज़ अब टिपिकल जो एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स होते हैं वो तब आते हैं जब वहाँ से फूड निकल के लैरिंक्स में या ट्रैकिया में चला जाए। तो जब वो लैरिंक्स से ट्रैकिया में जाएगा तो लैरिंक्स में जब जाएगा तो पेशेंट को क्रोनिक कफ रहेगी, उसको लेरेंजाइटिस हो जाएगा, उसका गला ख़राब रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा। अगर वो लंग्स में चला जाता है तो उसकी वजह से एस्थमा भी हो सकता है और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होगी कि दिस आर द एक्स्ट्रा इसोफेजियल मतलब गर्ड के सिम्टम्स। ठीक है, तो चेस्ट पेन में एक आपका डीडी ये भी होता है कि गर्ड हो पेशेंट को अलॉन्ग विद द चेस्ट पेन के किसी को हमेशा इंजाइना चेस्ट पेन नहीं है, हमेशा कोस्टोकॉन्ड्राइटिस या हमेशा जो है वो लंग्स की पेन नहीं है, देयर इज़ द इसोफेजियल एसोसिएशन ऑफ द गर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ये है कि हम पेशेंट को क्लिनिकली देखते हैं और जी उसको हम दवाइयाँ स्टार्ट करवा देते हैं वंस और डेली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। लेकिन कभी कभार हमें जो इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं जिसमें वी हैव द एंडोस्कोपी। अब वो कहते हैं कि एंडोस्कोपी आपने कब करनी है, जब आपको लग रहा है कि डिस्फेजिया बहुत तंग कर रहा है पेशेंट को कि खाया ही नहीं जा रहा, जो खा रहा है बाहर आता जा रहा है, और डाइनोफेजिया है, खाना खाते हुए उसको दर्द होती है, वेट लॉस होता जा रहा है, मीन्स खाना खा तो रहा है लेकिन सारा तो बाहर आ रहा है, तो खाना उसको क्या मिलेगा, वेट लॉस होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी क्योंकि गर्ड के साथ एसोसिएटेड होता है। जब वॉल्स डैमेज होती हैं तो दैट कैन लीड टू ब्लड लॉस, ठीक है, और जीआईटी ब्लीडिंग एंड दैट कैन लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और दूसरा ये कि खाना भी नहीं खाया जा रहा उससे, तो आयरन डेफिशिएंसी। देन हमारा आता है कि जो एंडोस्कोपी होती है ये हमें क्या बताती है। एंडोस्कोपी हमें बताती है कि गर्ड की टाइप क्या है, एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज कितना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं डेवलप हो गई, गर्ड ने कोई एसोफेजियल का मेटाप्लेजिया तो नहीं करवा दिया एसोफेजियल वॉल्स का इनटू द कोलमनर, फ्रॉम द स्क्वेमस टू कोलमनर जिसको हम बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं। गर्ड ने कहीं स्ट्रक्चर तो नहीं बना दिया हुआ, गर्ड ने कहीं कैंसर तो नहीं करवा दिया हुआ, एडिनोकार्सिनोमा तो नहीं करवा दिया हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा, जीआईटी एंडोस्कोपी करने की वजह से पता चलेगा। देन आता है इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, इम्पिडेंस टेस्ट होते हैं। अब जी इम्पिडेंस टेस्ट जो होते हैं ना, वो जो हवा मैंने आपको बताई थी ना कि जो हवा निकलती है बाद में उसको थोड़ा सा चेक करता है, और पीएच जो होती है दिस इज़ एक्चुअली कि एसिडिक पीएच को डिटेक्ट करता है। तो उसके लिए एक हमारे पास मैंने आपको इसकी डिवाइसेस पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं ऑलरेडी उस गर्ड के मेडिसिन के टॉपिक में, कि पीएच मॉनिटरिंग हम करते होते हैं कि एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। और पीएच मॉनिटरिंग हम करते हैं कि जब हमने पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करना हो, तो हम क्या करते हैं कि ये तब करते हैं जब हमने एंटी रिफ्लक्स सर्जरी करनी हो। तो फिर इसके अलावा हमने दवाइयाँ शवाइयाँ दे के चेक कर लिया, नहीं ठीक हो रहा पेशेंट को, तो फिर हम पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसमें हम करते कैसे हैं कि एक पीएच प्रोब होता है जो कि 5 सेंटीमीटर हम अबव रखते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के, और फिर हम क्या करते हैं इसोफेजियल पीएच की कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। एक वो पेशेंट के साथ बेल्ट होता है, वहाँ पे वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। 24 घंटे के बाद जो है हम पीएच को चेक करते हैं। अगर हमारी पीएच जो है वो 24 घंटे के अंदर लेस दैन 4 है, तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये गर्ड है, मतलब एसिड जो है ना वो ऊपर आ रहा है वाकई में। और पेशेंट को जो है हम कहते हैं कि खाने के वक्त आपने कोई सिम्टम्स नोट करने हैं, और इसके बाद जो है आ जाता है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि टोटल एसिड एक्सपोजर कितना हो रहा है इसोफेगस को, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि कितनी देर, मतलब एक दिन में कितनी दफ़ा 24 आवर्स में कितनी दफ़ा वो एसिड रिफ्लक्स कर रहा है, टाइम ऑफ रिफ्लक्स क्या है, ये सब कुछ हमें इससे पता चल जाता है। अब ये इसमें एक चीज़ होती है कि इस प्री रिक्वेस्टी हम कह सकते हैं कि हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले पेशेंट को पीपीआई ख़त्म करवाना है 1 हफ़्ता पहले, क्योंकि अगर हम पीपीआई देंगे तो ऑब्वियसली एसिड नहीं बनेगा, तो हमारी जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी मतलब फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब पीपीआई ने तो एसिड बनाना बंद कर दिया, हम जब पीएच मॉनिटरिंग करेंगे तो वो तो कुछ आएगा नहीं एसिड, तो उसकी पीएच तो ड्रॉप नहीं करेगी क्योंकि पीपीआई ने तो एसिड बनाया ही नहीं है, तो उससे हमारा फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा। तो इसके लिए हमने 1 हफ़्ता पहले जो है पीपीआई को छुड़वा देना है। ये हमें बताएगा पीएच मॉनिटरिंग के अमाउंट ऑफ एसिड रिफ्लक्स कितनी है। फिर इसके बाद जो इम्पिडेंस होती है वो हमें गैस की असेसमेंट करती है, और जो नॉन एसिड रिफ्लक्स होता है मतलब कि एसिड के अलावा जो स्टमक से चीज़ें ऊपर आ रही हैं उसके बारे में बताता है।
जी, उसके बाद वो बताते हैं कि ये हमें एटिपिकल सिम्पटम्स जो हैं, परसिस्टेंट सिम्पटम्स जो होते हैं डिस्पाइट पीपीआई थेरेपी, उनको डायग्नोज़ करने में हेल्प करता है, लाइक हाइपर सेंसिटिविटी, फंक्शनल सिम्पटम्स एंड सिम्पटम्स कॉज्ड बाय नॉन एसिड रिफ्लक्स। इसके अलावा जो हमारा होता है, हमने एंडोस्कोपी कर ली, हमने पीएच मॉनिटरिंग कर दी, फिर वी हैव द कंट्रास्ट रेडियोग्राफी, जिसमें वी हैव द बेरियम मील। बेरियम मील आपको पता है कि एक्स-रे, वैसे अगर हम चेस्ट एक्स-रे लेंगे तो हमें एसोफेगस उसमें नज़र नहीं आएगा। तो इसोफेगस हमें कब नज़र आएगा, जब हम कोई कंट्रास्ट मटेरियल अंदर डालेंगे, लाइक वी यूज़ द बेरियम मील। बेरियम मील हम पेशेंट को देते हैं, वो स्टमक, वो जो इसोफेगस में जाके वो हॉलो सा स्ट्रक्चर होता है ना इसोफेगस, उसको भर देगा। तो जब हम एक्सरे लेंगे तो हमें सारा स्ट्रक्चर विजिबल हो जाएगा कि कहीं हेटल हर्निया तो नहीं है, साथ में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ, अल्सर तो नहीं बना हुआ, वो सब कुछ हमें नज़र आ जाएगा। ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द गर्ड की बात करें तो ये है कि पेशेंट को वेट रिडक्शन का कहना है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से गर्ड हो रहा है। पेशेंट को हेड एलिवेशन बाय द 6 इंचेस करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी गर्ड हो रहा है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, देखें। अगर हम बिल्कुल सर, मैं आपको दिखा देती हूँ साथ ही। अगर पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा होगा ना, तो उसका जो एंगल होगा ना, मतलब ईसोफेगस और स्टमक का, वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जब भी खाएगा ना तो सारा कुछ बाहर आएगा। एंगुलेशन की वजह से गर्ड प्रिवेंट हो रहा था, लेकिन जब बिल्कुल भी सीधा लेटेगा तो उसको जो है ना गर्ड होगा, सारा उसका खाना बाहर आएगा। तो हम हेड एलिवेशन करते हैं, हेड ऑफ द बेड एलिवेशन करते हैं बाय 6 इंचेस, ताकि जो रिफ्लक्स है वो रिड्यूस हो, एंगल जो है स्टमक और एसोफेगस का वो मेंटेन रहे। इसके बाद क्या है कि हम पेशेंट को कहेंगे आपने कोई एसिडिक फ़ूड नहीं लेना, फैटी फ़ूड नहीं लेना, और इसके बाद जो है आपने 8 वीक्स कोर्स करना है पीपीआईज़ का, जो कि आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ देगा और आपका इरोसिव एसोफेजाइटिस को ट्रीट करेगा। और इसके बाद आपने कहना है कि आपने पीपीआईज़ जो है ना वो तकरीबन 1 घंटा खाने से पहले लेने हैं, ताकि जब पीपीआई जो है वो आप लो, पहले से एसिड प्रोडक्शन रुक गई हो और फिर आप खाना खाओ, एसिड प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हम जो है ना एक दिन में वंस अ डेली डोजिंग करें बिफ़ोर द फर्स्ट मील ऑफ डे। और उसके बाद हम डोज़ टाइमिंग एडजस्ट करें, या तो एक दफ़ा दिन में या 2 दफ़ा दिन में। और उसके बाद ये है कि हम अगर मतलब पीपीआईज़ रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर हम एंडोस्कोपी करके एक दफ़ा देख लें कि कहीं और मसला तो नहीं है, हिटल हर्निया वगैरह तो नहीं है। देन ये है कि इंक्रीज़िंग द डोज़ टू ट्वाइस डेली, मतलब कि अगर एक डोज़ से फ़र्क नहीं पड़ा तो हम दूसरी डोज़ जो है, मतलब 2 दफ़ा दिन में कर दें। अगर 2 से भी नहीं फ़र्क पड़ा तो 3 दफ़ा दिन में कर दें, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि ज़रूरी तो नहीं है ओमेप्राज़ोल ही दो, ओमेप्राज़ोल के बैन बाई भी होते हैं, लेंसोप्राज़ोल वगैरह, तो हम उसको उसकी क्लास भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हमने करना होता है। फिर मेंटेनेंस पीपीआई थेरेपी होती है, ये हम जो एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। और फिर वी हैव द H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट थेरेपी होती है, और ये हम दे सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं कि हम पीपीआईज़ के साथ दे रहे हैं, या ये है कि हम पीपीआईज़ जो है वो अगर हम बेड टाइम में नहीं दे रहे, सुबह के टाइम दे रहे हैं, तो बेड टाइम हम जो है वो H2 रिसेप्टर दे दें, तो इस तरह से। और इसके अलावा ये है कि पीपीआईज़ जो है वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, सेफ़ है, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में वैसे ही गर्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन एक्स्ट्रा इसोफेजियल प्रेजेंटेशंस ऑफ द गर्ड जो है वो क्या है, एस्थमा, क्रोनिक कफ, लेरेंजाइटिस। तो ये हमारा है कि हमने देखना होता है कि नॉन गर्ड कॉजेज़ तो नहीं है, मतलब कि इसके जो हैं प्रॉब्लम्स। तो फिर ये है कि हमने वो पीपीआई का ट्रायल जो है वो देना होता है टू ट्रीट द एक्स्ट्रा इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, रिफ्लक्स मॉनिटरिंग करनी होती है। और उसके बाद हमने इवैल्यूएशन, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमारी एक्स्ट्रा फिजियो हमने हमने दवाइयाँ दी, हमने पीपीआईज़ दिए, और हमने दूसरी एटियोलॉजीज़ को भी असेस कर लिया कि जी कोई वजह समझ नहीं आ रही कि एज़मा, क्रोनिक कफ, लेरिंजाइटिस क्यों है, तो फिर हमने जो है ना हमने क्या करना है कि हमने जो है ना ईएनटी, पल्मोनोलॉजी और एलर्जी स्पेशलिस्ट से फर्दर इवैल्यूएशन करवानी है, ताकि रूल आउट अदर कॉज किया जाए। फिर गर्ड रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट ऑफ पीपीआईज़ है, तो उसमें हमने क्या करना है कि अगर पीपीआई से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम ऑप्टिमाइजेशन करें पीपीआई थेरेपी की, अपर एंडोस्कोपी करके देखें कि कहीं और कोई वजह तो नहीं है। और इसके अलावा ये है कि जो हमारी है रिफ्रैक्टरी गर्ड है, उस केस में अगर एंडोस्कोपी जो है वो नेगेटिव आ जाती है, तो फिर हम ईएनटी, पल्मोनोलॉजी, एलर्जी स्पेशलिस्ट को हम जो है दिखा दें। और फिर वो कहते हैं कि हम जो है ना पीएच और इम्पेडेंस मॉनिटरिंग कर लें, अगर हमारी मेडिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और फिर भी अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम सर्जरी कर दें। इसका ये होता है कि सबसे पहले ना हम पीपीआई शुरू करवाते हैं पेशेंट के, हमारे पास ओपीडीज़ में आते हैं ना, तो ऑलरेडी वो ना घर में उन्होंने राइज़क रखी होती है, खा खू के
आते हैं और जी कहते हैं हमें अभी तक रिलीफ़ नहीं मिल रहा, हमने ये दवाई इस्तेमाल की, तो हम क्या कहते हैं कि अगर वो दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर रहा था तो हम कहते हैं डबल डोज़ कर दो, मतलब दिन में 2 दफ़ा ले लो। अगर पीपीआई जो है वो 2 दफ़ा ऑलरेडी ले रहा था तो हम 3 दफ़ा कर देते हैं। अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम कहते हैं कि तुमने इसको खाने से 1 घंटा पहले लेना है। और इसके अलावा हम क्लास चेंज करके भी देखते हैं। फिर अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो हम कॉम्बिनेशन में दे देते हैं, लाइक हम H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे सकते हैं या फिर दूसरे हम एंटासिड्स दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर हम सर्जरी की तरफ आते हैं। और ये है कि एक्स्ट्रा एसोफेजियल स्फिंक्टर्स के लिए हम बाकी चीज़ों को भी रूल आउट करते हैं कि कहीं ईएनटी स्पेशलिस्ट को हम दिखा देंगे कि कहीं और कॉज तो नहीं है, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा दिखा देंगे, एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखा देंगे टू रूल आउट द अदर कॉजेज़। ठीक हो गया। अब आती हैं कि हमने एंटी रिफ्लक्स सर्जरी कब करनी है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं। जब मेडिकल ट्रीटमेंट फ़ेल हो गई हो कि हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट से सिम्पटम कंट्रोल नहीं हो रहे, सीवियर रिगर्गिटेशन होना शुरू हो गया या मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गया है और हमारी जो है ना मेडिकेशन के लाइफ लॉन्ग नीड चल रही है कि अब हम मेडिकेशन तो पूरे साल नहीं ले सकते या इतनी दवाइयों का खर्चा हो रहा है, तो फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड होना शुरू हो गई हैं और दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाइक बैरेट एसोफेगस है विद डिस्प्लेसिया, पेप्टिक स्ट्रक्चर बन चुका है या एक्स्ट्रा एसोफेजियल मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, एस्थमा, होर्सनेस ऑफ वॉइस, कफ, चेस्ट पेन, एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर हम सर्जरी करते हैं लेप्रोस्कोपिकली या ओपन सर्जरी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं स्टमक को का जो है ना एक पीस उतारते नहीं है, पीस को रैप कर देते हैं इसोफेगस के अराउंड, उसको हम फंडोप्लिकेशन कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टोटल फंडोप्लिकेशन होती है जिसको हम निसन कहते हैं और एक हमारी पार्शियल होती है। अगर इसके पिक्चर में हम देखें ना तो टोटल फंडोप्लिकेशन देखें कि हमने स्टमक का जो है ना मतलब ये स्टमक का जो पीस है ना, एक हम कह सकते हैं स्टमक का जो है ना 360 डिग्री इस पूरे मतलब पूरा का पूरा जो है ना हमने क्या किया, स्टमक का पीस जो है वो रैप कर दिया अराउंड द इसोफेगस पूरा 360 डिग्री। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा स्फिंक्टर जो है ना 360 डिग्री हमने जो है पूरी फंडोप्लिकेशन कर दी है। लेकिन इसका मसला क्या होगा कि जब पूरा का पूरा स्फिंक्टर बंद हो जाएगा तो जी हमारा चलो गर्ड तो प्रिवेंट हो गया कि फूड थोड़ा थोड़ा अंदर चला जाएगा और ये वो, लेकिन गैस जो हमारी बाहर निकलनी थी ना ऊपर से जो डकार आना था हमें वो नहीं आएगा, कि मतलब एयर जो है वो बाहर नहीं आएगी, तो एयर जमा होती जाएगी जिसकी वजह से गैस जमा हो जाएगी अंदर। तो इसको हम कहते हैं गैस ब्लॉट सिंड्रोम, कि स्टमक फिल्स विद एयर एज बेल्चिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। बेल्चिंग होती है डकार आना, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये मसला होता है कि चलो ठीक है हमने गर्ड को तो ट्रीट कर दिया लेकिन यहाँ पे गैस ब्लॉट सिंड्रोम हो जाता है, डिस्फेजिया होना का खतरा हो जाता है। तो पेशेंट जो है ही फील्स वेरी फुल आफ्टर मील एंड पासिस एक्सेसिव फ्लेटस, तो उसका फ्लेटस भी बहुत ज़्यादा पास होना शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि उसके पेट में गैस हो जाती है बस, क्योंकि ऊपर से गैस आ नहीं रही बाहर, डकार उसका आ नहीं रहा। ठीक है, तो फिर हम ये कहते हैं कि चलो हमने फुल मतलब कंप्लीट फंडिप्लिकेशन करने के बजाय हम पार्शियल फंडिप्लिकेशन करें। वहाँ पे हम 360 डिग्री कर रहे थे, यहाँ पे 270 डिग्री करेंगे। 270 डिग्री करेंगे। अब ये हमारा एंटीरियरली भी कर सकते हैं, पोस्टीरियरली भी कर सकते हैं। जो एंटीरियरली करेंगे वो डॉक्टर वैटसन और पोस्टीरियरली टोपेट। तो इसका ये है कि फेलियर रेट होता है कि गर्ड के मतलब सिम्टम्स ऐसा प्रिवेंट नहीं होते, मसला ये आता है इसमें। ये आपको नज़र आ रहा है एसोफेगस है और स्टमक है, उसका हमने पार्ट लिया और स्टमक को 270 डिग्री मतलब पार्शियल किया है। वहाँ पे देखो हमने फुल किया हुआ था आगे से पीछे से, इसमें देखे पीछे से हमने किया हुआ है और हाफ़ 270 डिग्री किया हुआ है, हाफ़ नहीं कह सकते, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो दैट इज़ पार्शियल। ये पोस्टीरियर वाला ऊपर वाला पोस्टीरियर है और नीचे वाला एंटीरियर आपको दिखा हुआ है कि आगे की तरफ से स्टमक का पार्ट लेके इसोफेगस के गिर ग्रैब कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अगर तो हमारी सर्जरी के बाद रिकरेंस हो जाती है तो फिर हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं, इसको छोड़ दें। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड हमने कर ली हैं, उसके बाद हमारी ये है कि स्ट्रक्चर बन जाए तो उसके लिए हम ज़्यादातर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर बन जाता होता है, तो इसके लिए हम डायलेशन करते हैं और पीपीआईज दे देते हैं। इसोफेजियल शॉर्टनिंग होती है तो उसमें ना फाइब्रोसिस हो जाती है और स्लाइडिंग हाइडल हर्निया हो जाती है, उसकी वजह से इसोफेजियल शॉर्टनिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना इसोफेगस की वॉल्स जो है बार बार उसको इन्फ्लेमेशन हो के फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो इसोफेजस ना उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी। तो इसोफेजियल की शॉर्टनिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉलिन गैस्ट्रोप्लास्टी करते हैं, जिसमें न्यू इसोफेगस बनाते हैं बाय यूजिंग द फंडस ऑफ स्टमक। फंडस जो एंड मतलब स्टमक का पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला होता है ना, उसको लेके ना हम स्टमक इसोफेगस को थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। फिर एक बनती है
कीज रिंग। ये ना ईसोफेगस के डिस्टल एंड पे ना सर्कुलर से रिंग बन जाती है स्क्वेमस कोलम्नर जंक्शन पे, और मतलब ये ना बैरेट एसोफेगस के गर्ड के बाद बन जाती होती है। तो इसके लिए भी हम बैलून डायलेटेशन करते हैं। इसके अलावा बैरेट एसोफेगस है, इसका आपको पता है कि स्क्वेमो कोलम्नर जंक्शन जो होता है, स्क्वेमो जो होता है स्क्वेमस, वो कोलम्नर में चेंज हो जाता है। और फिर हम एंडोस्कोपी करके चेक करते हैं तो हमें मिल जाता है क्लासिक होता है और शॉर्ट सेगमेंट होता है। क्लासिक में 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा कोलम्नर एपिथेलियम हो जाती है और शॉर्ट सेगमेंट में 3 सेंटीमीटर से कम होती है। और आपको पता है जहाँ पे बैरेट एसोफेगस बन जाता है वहाँ पे कैंसर होने का चांस होता है। और फिर वो बताते हैं कि अगर तो डिस्प्लेसिया नहीं है तो हम जो है वो जो है एक साल में जो है 3 दफ़ा जो है ना एंडोस्कोपी करेंगे और 2 दफ़ा एंडोस्कोपीज बायोप्सीज करेंगे। मतलब कि जो है मतलब 3 दफ़ा ना एंडोस्कोपी करेंगे साल में। और फिर लो ग्रेड डिस्प्लेसिया है तो हम जो है वो एंडोस्कोपिक बायोप्सीज जो है वो ईयरली कर लेंगे। और अगर जो है हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया है तो हम जो है वो एंडोस्कोपिक रिसेक्शन करेंगे और रिपीट करेंगे एंडोस्कोपिक बायोप्सी एवरी 3 मंथ्स। और इसके अलावा हम ईसोफेजेक्टमी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बैरेट एसोफेगस क्या है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है या बैरेट्स अल्सर बन सकता है। सो नेक्स्ट में हम एक्लेज़िया करते हैं।